हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात दोबारा उसी पर करूँगा जो यूजीसी 2025 ड्राफ्ट है, सर्कुलेट कर दिया गया और उसमें 6 महीने का टाइम दिया गया है कि लोग जो अपने राय देना चाहें वो दे। यूजीसी के पहले भी बहुत से सर्कुलर्स आए, तो आज मैं इस सर्कुलर की बात करूंगा जो ये ड्राफ्ट है। और यूनिवर्सिटी ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऑटोनॉमी के नाम पर किस तरह से इसका मिसयूज़ किया है उसकी भी बात करूंगा। बात थोड़ी तीखी है, कुछ लोग नो डाउट बहुत नाराज़ होंगे, कहेंगे यूनिवर्सिटी की बदनामगी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को डिफेम कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप उन कमियों को उजागर नहीं करेंगे, लोग उसमें सुधार नहीं लाएंगे, चूँकि वो समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं किसी को पता नहीं, जबकि पता सबको होता है, लोग बोलते नहीं। तो इसी बारे में ये जो यूनिवर्सिटी ड्राफ्ट है जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस आ रहे हैं, दिस इज फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द, यू कैन से द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर्स एंड द आल्सो द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स और उनका प्रमोशन, उस बारे में ये ड्राफ्ट है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है। इसके बारे में मैं एक पहले वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स के प्रोसीजर के ऊपर जो मैंने पहले भी कहा है कि एक बहुत अच्छा राइट अप, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में फैजान मुस्तफ़ा साहब का आया था, काफ़ी डेप्थ में उन्होंने लिखा। और अभी अभी एक प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका भी एक बहुत अच्छा राइटअप आया है और वो अच्छे एकेडमिक एक्टिविस्ट हैं यूनिवर्सिटी के, लिखते रहते हैं, बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, कुछ लोग वेलकम भी कर रहे हैं। ख़ास तौर से स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी में वो गवर्नमेंट्स या पार्टीज पॉलिटिकल अपोज कर रही हैं चूँकि पूरी पावर्स इसमें अपॉइंटमेंट की कंसंट्रेट है ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट, नॉट स्टेट बट का सेंटर के हाथ में। अब आइए, ये बात हम पहले बहुत कर चुके हैं और आप भी सुन चुके हैं। अब हम आ रहे हैं अलीगढ़ में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स का। वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट्स का तरीका है वो इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेएनयू में एक सर्च कमेटी बनाई जाती है जिसमें 2 नुमाइंदे वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सेनेट या सिंडिकेट के ये वो नॉमिनेट करती है और एक विजिटर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो करता है। इस तरह से 3 लोगों की सर्च कमेटी है जो एप्लीकेशंस इनवाइट करती है और उसे फिर शॉर्ट लिस्ट करके कुछ लोगों का इंटरव्यू लेती है और उसके बाद 3 नाम रिकमेंड करती है। अब यह जामिया मिल्ला इस्लामिया, वहाँ भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज़ द सर्च कमेटी, लेकिन उसमें एक मेंबर तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉमिनेट करती है, एक यूजीसी करती है और एक विजिटर करता है। तो ये कहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी 2 जो हैं वो बाहर के हैं, एक इंटरनल है, या ये कहिए कि एकेडमिशियंस की आवाज़ उतनी भारी नहीं पड़ती उन 2 के सामने। और वहाँ भी वही है कि वो एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसे वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को 10 या 15 को वो फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद 3 नाम रिकमेंड करते हैं टू द विजिटर थ्रू प्रॉपर चैनल कि उनमें से एक वो टिक कर सकते हैं। अब आइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर्च कमेटी का कोई कंसेप्ट नहीं है और उसके पीछे लॉजिक यही रही कि भाई सर्च कमेटी अगर बनेगी तो हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हो क्या रहा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके 24 या 25 मेंबर होते हैं टोटल, एंड दैट इज डोमिनेटेड बाय द इंटरनल मेंबर्स। अगर 24 में मोर देन, यू कैन से मोर देन 15 या मोर देन 16 मेंबर्स इंटरनल होते हैं, बल्कि
18 के करीब इंटरनल है, तो 6 बाहर के हैं, सिर्फ 6 या 7। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल वहाँ पर मेंबर जो हैं वो प्रपोज करते हैं नाम, और मान लिया 8 या 10 नाम आ गए, बट दे शुड बी प्रपोज बाय द members, any of the member or more than one member of the executive council। और फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है और 5 लोगों का पैनल बना दिया जाता है जो यूनिवर्सिटी कोर्ट को भेजते हैं। तो पहले तो हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ही बात करें। उसमें क्या मैनिपुलेशन होता है कि मान लिया 24 मेंबर हैं उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो यहाँ जाहिर है हर जगह ग्रुपबाजी है, ग्रुप्स काम करते हैं जिनका काम दबाव बनाना, अपने काम कराना, अपॉइंटमेंट्स कराना, अपने एडमिशन्स कराना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये सब काम होता है। वो यूज़ करते हैं लोगों को, और ये होता है कि मान लिया 7 लोग एक ख्यालात के हैं, 6 लोग एक हैं, तो टोटल 13 हो गए। 13 मीन्स मेजॉरिटी इन 24 मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब वो आपस में तय करते हैं कि भाई 7 हैं आपके मेंबर, 3 नाम आप प्रपोज कर दीजिए, 2 हम करेंगे, और लोग जितना करना चाहें करें, और वोटिंग होगी। और इस तरह से वो मैनिपुलेट कर लेते हैं कि 5 मेंबर उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मेजॉरिटी के साथ अप्रूव हो जाए। ना तो यहाँ पहले नोटिफिकेशन होता है इन एडवांस, ना कोई एडवर्टाइजमेंट होता है। तो अब आप ये बताइए, अगर कोई केरला में या हैदराबाद में या कर्नाटका में बहुत कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफाइड भी है, बैठा है, तो क्या वो अलीगढ़ आएगा, इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को अप्रोच करेगा, उनकी खुशामद करेगा कि आप मेरा नाम प्रपोज करिए नाम? ऐसा नहीं होगा। लिहाजा उसमें क्या है, चूँकि नियत साफ नहीं, तो आप उन लोगों को प्रपोज करते हैं जिन्हें आप ये समझते हैं कि वो आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके काम करेंगे। हालांकि कभी कभी वो इसमें फेल भी हो जाते हैं, प्रपोज करते हैं, उनका काम नहीं, वाइस चांसलर समझदार है तो उन्हें दूर कर देता है, लेकिन हो यही रहा है। अभी जो 2023 में जो पैनल बना था, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 5-6 दिन पहले तो मीटिंग से, जो मीटिंग में जिसमें नामों का पैनल बनना था, लोकली एडवर्टाइज कर दिया, उसे नोटिफाई कर दिया, और उसमें जो 5 नाम गए सभी सब इंटरनल थे। तो इंटरनल होना कोई गलत नहीं है, इंटरनल बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। उसमें फैजान मुस्तफ़ा साहब थे, हमारे रब्बानी साहब थे, हमारी जो मैडम इस वक्त वाइस चांसलर वो थी, और 2 नाम और थे। तो लेकिन अगर आप इसे 1 महीना पहले एडवर्टाइज करते, मैं कहता हूँ चाहे सर्च कमेटी ना भी हो, तो ये जो बात ये बन रही है कि प्रपोज करे कोई, तो बाहर के लोगों को कौन प्रपोज करेगा, इवन इफ यू एडवर्टाइज? तो हो एक वाया मीडिया कोई निकालना था कि एडवर्टाइजमेंट हो, लोग अप्लाई करें पूरे मुल्क के अंदर से, उसे कोई कमेटी बना के शॉर्ट लिस्ट कराएं, और फिर चलिए उन्हीं मेंबर्स को आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वोटिंग से कर लीजिए। लेकिन आप तो किसी को मौका ही नहीं दे रहे। आप तो सिर्फ 5 नाम तय करते हैं आपस में, 2 ग्रुप मिल करके, और उन 5 को निकलवा लेते हैं, ये सोच करके कि आगे आपको 5 साल तक उनसे काम लेना है, अपने अपॉइंटमेंट्स कराना है, डिफरेंट कमेटीज में आपको आना है, अपने प्रोस बनवाने हैं, अपने प्रॉक्टर बनाना है, अपना DAW बनाना है, ठेके लेने हैं, एडमिशन्स कराने हैं, ये सब नियत है। अब होता क्या है कि आपने वो 5 नाम कोर्ट को रिकमेंड किए। अब कोर्ट की मीटिंग होती है, वो थोड़ा कोर्ट के बारे में मैं बता दूं कि कोर्ट में मोर देन 190 मेंबर्स हैं, और जिसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेंबर होने के लिए। इवन हाई स्कूल फेल लोग जो बैठते हैं वहाँ कोर्ट के अंदर बैठते हैं। छोटे छोटे मामूली 2-2, 3-3, 4-4 फ्लैट बनाए हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं। तो वो क्या तय करेंगे कौन वाइस चांसलर होना चाहिए? एनी हाउ वो 5 का पैनल आता है और कोर्ट की मीटिंग होती है, और उसमें ज़ाहिर है 2-4 दिन पहले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम 5 के हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, कैंपस में आ जाते हैं। वो घर घर जा कर के अप्रोच करते हैं और लोगों से कहते हैं भाई मुझे वोट दीजिए, मुझे वाइस चांसलर बनवाइए। और फिर वायदे भी मजबूरन, जब आप वोट मांगेंगे, उनसे कहेंगे, तो वायदे भी करने पड़ेंगे कि मैं आपका ये काम करूँगा।
वो चीज़ अलग है कि बनने के बाद वो ना करें, ना करना चाहिए, लेकिन वादा मजबूरन करना पड़ता है, कंपटीशन है। तो उस 5 में से 3 नाम अप्रूव होते हैं एंड दे आर सेंड टू द मिनिस्ट्री टू द विजिटर थ्रू मिनिस्ट्री MHRD, और वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या विजिटर कहिए वो एक नाम नॉमिनेट करता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसमें ना तो उसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ की बात है, ना उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात है, सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की पसंद की बात है, जो हर आदमी ये चाहता है कि मेरी पसंद का मेरा आदमी वाइस चांसलर बने, जिससे कि मैं काम करूं। इस वक्त मैडम हैं, वाइस चांसलर हैं, चला रही हैं, उन्हें मिनिमम वोट दिए लोगों ने, लेकिन यूनिवर्सिटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं, शी डूइंग वेरी वेल, इम्पार्शल है, और शायद जहाँ तक अभी तक है वो किसी ग्रुप के या गैंग के कंट्रोल में नहीं है, चूँकि यहीं रही हैं। लेकिन ये सर्टेनली है कि अगर इंटरनल आदमी होता है जिसने 30 या 40 साल यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया है और रिटायर होने के बाद भी वो यूनिवर्सिटी के अंदर उसे इसी कैंपस में रहना है, इसी एरिया में, तो उस पर कहीं ना कहीं दबाव थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और सभी ने किए। कंप्रोमाइज़ बाहर के भी करते हैं, ऐसा नहीं है, उन पे बाहर के लोग जो उनके जानने वाले वो करते हैं। तो यहाँ ऑटोनॉमी के नाम पर जिस तरह से मैनिपुलेशन हम यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो एडमिशन्स हो चाहे अपॉइंटमेंट्स हो। और अपॉइंटमेंट्स में ये कहने में मेरी बिल्कुल गुरेज नहीं है कि 20% टीचर्स तो एट पार हैं एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल रेप्यूट के लोग हैं, जिनके रिसर्च पब्लिकेशन एक्सीलेंट है, उनकी पढ़ाई का तरीका, उनका रिसर्च, हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन माफ़ कीजिए, मोर देन 50% टीचर्स वो हैं जिनका कहीं प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटमेंट ना हो पाए। लोग कहेंगे आप भी ऐसे ही हैं, चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी ऐसा हूँ। आल दो मैं थोड़ा सा बता दूँ, अलीगढ़ में 1965 में लेक्चर हुआ था, PhD IIT से की है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। IIT में लेक्चरर भी रहा हूँ, लेकिन चूँकि 3 साल का मेरा AMU में बाउंड था कि PhD के बाद आपको वापस आके काम करना, तो मैंने वहाँ कुछ महीनों काम करके मुझे रिजाइन करके वापस AMU में आना पड़ा। उस प्रेशर मेरी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं करी रिक्वेस्ट के साहब आप मुझसे सैलरी 100% विद इंटरेस्ट ना लीजिए, 50% आप मुझसे ले लीजिए। लेकिन 3-4 दिन का फ़र्क आ रहा था, तो दे आस्क्ड मी टू रिफंड ऑल द सैलरीज ऑफ 3 years विद इंटरेस्ट, तो इसलिए मुझे छोड़ने का पड़ा। उसके बाद मैं 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, एक अलीगढ़ में और उसके बाद मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए सीनियर प्रोफेसर एंड डायरेक्टर भी रहा हूँ। AMU में भी 16 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मुझसे उस वक्त भी मुझसे बेहतर बहुत लोग थे जिन्हें शायद चांस नहीं मिला, मुझे बाई चांस मिला। तो कभी ये कॉम्प्लेक्स होना कि मैं आई एम सुपीरियर टू अदर्स, मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। कभी कभी बहुत नीचे को वो बाई चांस होता है, एक तो फेवर करके होता है, एक बाई चांस होता है। तो एनी हाउ, अब दूसरी चीज़ जो है इसमें जो ड्राफ्ट है, जो UGC 2025 ड्राफ्ट, उसमें इन्होंने पुरानी चीज़ को रेस्टोर किया है। पुरानी चीज़ क्या है कि पहले वाइस चांसलर कोई भी IAS हो, IPS हो, सिविल्स, वो अच्छी इंडस्ट्रीज में काम किया हो, बड़ी पोजीशन पे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो, आर्मी का हो, कोई भी अपॉइंट हो सकता था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मोर देन 50% वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टीचिंग से ही आए हैं, जो एकेडमिक्स में नहीं रहे, IAS IPS जर्नल। उसी तरह से जामिया भी जर्नल्स भी आए हैं, IAS भी आए हैं, IPS भी आए हैं, हर तरह के लोग आए हैं। तो ये सोचा गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नहीं, शायद एकेडमिशियन जो हैं वो कुछ ज़्यादा एक्सलेंस ला पाएंगे, चूँकि वो उस लाइन के हैं। तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली दिस पोस्ट फॉर रिजर्व वाइस चांसलरशिप फॉर द टीचर्स एकेडमी ओनली, 10 साल के एक्सपीरियंस के। लेकिन देखने में ये आया, जाहिर है कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बोल्ड भी होते हैं, दे कैन टेक स्टैंड, लेकिन मेजर ऑफ द टीचर्स, चूँकि एक वर्डी टीचर ऐसा है कि वो बहुत सख्त नहीं हो सकता,
और एडमिनिस्ट्रेशन में सख्ती की ज़रूरत है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आप इस काबिल नहीं कि आप चला सकें किसी इंस्टीट्यूशन को, तो आपको चीज़ों को पहचानना पड़ता है। तो उसी वजह से देखने में आया कि एकेडमिशियन जो है थ्रू आउट कंट्री जो अपॉइंट किए, वो शायद ख़ास तौर से इन लॉ एंड ऑर्डर, चूँकि हर कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्रिमिनल्स आर देयर अमंग स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टूडेंट, सब में हर तरह के लोग हैं, बेहद अच्छे भी हैं, बेहद बुरे भी हैं। तो वो बुरे होते हैं 10 ही 5%, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना बड़ा आसान नहीं होता। तो वहाँ शायद ये देखा गया कि IAS IPS जो आते हैं वो आसानी से करते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को रेस्टोर किया है कि अब एनीबडी कुड बी द वाइस चांसलर। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, अच्छा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है इंडस्ट्रीज का, कंपनीज का, वो IAS IPS भी हो सकता है, वो जजेस भी हो सकते हैं, वो आर्मी के लोग भी हो सकते हैं। तो देयर इज ए वाइड चॉइस। पहले तो चॉइस ही नहीं थी, और वही वजह रही शायद कि 2023 में जो पैनल बना हमारा, चूँकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा ध्यान तो ये रहता है कि पैनल से मुसलमान ही रहे उसमें, और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। और जाहिर अगर टीचिंग स्टाफ में देखेंगे तो जाहिर सर्टनली AMU में अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं। AMU इज ऑन द टॉप, जामिया और AMU। तो आपको कहीं और से तो बहुत अच्छे लोग मिलना मुश्किल होता है। तो आपने जी वही क्या कि सब इंटरनल हो गए। तो इंटरनल का एडवांटेज भी है कि इंटरनल वाइस चांसलर को ये अंदाज़ा होता है कौन आदमी किस तरह का, वैसे उसके साथ डील करें। लेकिन उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं कि पुराने ताल्लुकात हैं, स्टूडेंट लाइफ से ताल्लुकात हैं। जब उनके एंटी एज ए टीचर लेक्चरर हुई थी कैंपस में, तब के उनके दोस्त हैं, तो जाहिर उनके दबाव में आना भी पड़ता है। मजबूरी है उनकी, एक इंसानियत के बतौर। तो ये सब हुआ। बहरहाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम सब करते रहे अब तक, वो बहुत अच्छा तो हमने नहीं किया, और मैनिपुलेशंस खूब जम के हमने किए हैं। अब तो ये तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें थोड़ा चेंज मीन्स इन्होंने पुराना रेस्टोर किया है, कोई नई चीज़ नहीं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है जो मैं सोचता हूँ, जो और लोगों ने भी कहा है, कि फॉर द सिलेक्शन ऑफ द VC, जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना है उसकी भी से होनी चाहिए, चूँकि वो वहाँ का माहौल, वहाँ के रिक्वायरमेंट, वहाँ की ज़रूरियात को अच्छी तरह से आगे रख सकते हैं। लिहाजा अगर 3 का पैनल है तो जो JNU में है वो आइडियल है कि 2 यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कोर्ट या सिंडिकेट या जो भी कहिए वो रिकमेंड करे, उसके 2 नॉमिनी हो और 1 विजिटर का हो। या अगर ये जामिया का जो है वो तो डिसबैलेंस हो, उसमें यूनिवर्सिटी नॉमिनी 1 है और 2 बाहर के हैं। यूनिवर्सिटी नॉमिनी मीन्स एकेडमिशियंस कम यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट को वहाँ रख सकेंगे, देखेंगे वाइस चांसलर का नाम रिकमेंड करने के लिए। 3 का पैनल, तो अगर 3 रखना है तो उसमें होना ये चाहिए जो JNU में, अदरवाइज 5 रख दीजिए। 5 में ये है कि 3 तो यूनिवर्सिटी जो सिंडिकेट है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या कोर्ट है, 3 तो वो नॉमिनेट करे, 3 मेंबर, और 1 UGC करे और 1 विजिटर करे। तो डोमिनेंस जो होनी चाहिए वो कंसर्न इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। इसमें इत्तफाक है, ज़्यादातर बाय एंड लार्ज लोगों का यही ओपिनियन है। अब आइए प्रमोशन और अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स। मैं समझता हूँ कि दे आर 3 कैटेगरीज। एक तो रेगुलर टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है थ्रू जनरल सिलेक्शन कमेटीज, एक होता है टेम्परेरी या एडहॉक करिए या लोकल सिलेक्शन कमेटी से करिए। वो जो सैंक्शन पोस्ट है उनके अगेंस्ट इन रेगुलर ग्रेड होता है। दूसरा, हमने ये 2 हो गए बल्कि 4 है। एक हमने रखा हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, जो कि सेशन के लिए होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स मजबूरी में इमरजेंसी के तहत होने चाहिए। यहाँ सिस्टम हमने ये चला रखा है AMU के अंदर कि 10-10 साल तक लोग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट पे काम कर रहे हैं। जो टाइम होता है कि उस पीरियड में वो बेचारे रिसर्च करें, अपने एकेडमिक्स को आगे बढ़ाएं, वो सिर्फ अपने जॉब को बचाने के लिए काम करते हैं, और मैक्सिमम लोड उनके ऊपर डाला जाता है
जो रेगुलर परमानेंट टीचर्स हैं वो अपना भी का लोड उनके ऊपर डालते हैं। ये हम कर रहे हैं। तीसरा है गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी में मुझे तो अफसोस होता है कि यूजीसी में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। ये गेस्ट फैकल्टी वर्ड कहाँ से आया? गेस्ट फैकल्टी हम यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं 25,000 रुपये महीना, और हम चाह रहे हैं वो एमटेक को पढ़ाए, वो एमए के बच्चों को पढ़ाए, वो एमफिल कराए, वो पीएचडी कराए, और वो है गेस्ट फैकल्टी। और रुपये आप हम दे रहे 25,000, अब शायद बढ़ा दिया, कहीं 40 भी कर दिया, 50 भी कर दिया, जबकि रेगुलर टीचर के 1 लाख से ज़्यादा है। प्राइमरी स्कूल में आप 1 लाख दे रहे हैं, प्राइमरी स्कूल जो म्यूनिसिपैलिटी के हैं। तो ये तो आपने टीचर्स का हाल कर रखा है। और उसमें कॉन्स्पिरेसी है। इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज नहीं चाहती कि वो रेगुलर पोस्ट लाएं, चूँकि उसके बाद उनके ऊपर कंट्रोल, उनका एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर पाते। तो होना ये चाहिए कि मैक्सिमम। अच्छा, दूसरे, हाँ, जो गेस्ट फैकल्टी कह रहा था, गेस्ट फैकल्टी का मतलब ये होता है कि किसी डिपार्टमेंट में कोई ख़ास 1-2 टॉपिक ऐसा है जिसका स्पेशलाइज्ड पर्सन वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी को बाहर से बुलाएं 2 हफ्ते या 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए, और उसे कहें ये 10 या 15 या 20 लेक्चर आप देंगे, उन्हें रहने की जगह दीजिए, खाने पीने का विद फूड एंड लॉजिंग, और उन्हें ऑनरेरी में दीजिए, और 1 महीना रखिए या 15 दिन रखिए, और उनके 10-20 लेक्चर कराइए, जो वो टॉपिक जिसका स्पेशलाइज पर्सन आपके पास नहीं है वो कवर करेगा। दैट इज द मीनिंग गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी रेगुलर नहीं होता है। कॉन्टेक्चुअल इज ओके, एडहॉक इज ओके। हमने तो ये इस तरह से, यूजीसी की समझ में ये नहीं आ रहा कि जो गेस्ट फैकल्टी का वर्ड लाया है, क्या यूनिवर्सिटीज ने लिखा उन्हें? यूनिवर्सिटी शुड हैव इंटरवीन्ड कि व्हाट डू यू मीन बाय गेस्ट फैकल्टी। और जो अपॉइंटमेंट आप करते हैं टेम्परेरी, वो रेगुलर ग्रेड में करिए, भले ही वो 1 साल के लिए है, लेकिन आप क्या करते हैं, तरकीबें निकालते हैं। 1 साल किया, फिर दूसरे 10-10 साल निकाल देते हैं, और फिर और बाद लोग उसमें बेहद इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इस काबिल नहीं होते वो सिलेक्शन कमेटी फेस कर सके। 10 साल के बाद उसका रेगुलर सिलेक्शन कमेटी होती है। फिर सवाल ये आता है, इसके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा, इन्हें कौन खिलाएगा, साहब इतने दिन आपने क्यों रखा, इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं, आप इन्हें रेगुलर की। भाई टेम्परेरी एडहॉक का मतलब ये होता है कि लोकल सिलेक्शन कमेटी में कि जो लोकली बेस्ट अवेलेबल है, हमने उसे अपॉइंटमेंट कर दिया फॉर द टाइम भी। और जब रेगुलर सिलेक्शन कमेटी होगी तो ऑल इंडिया बेसिस पर आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, पूरे हिंदुस्तान से अच्छा टैलेंट आया है, उनमें से बेस्ट पॉसिबल लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन दैट मोर देन 50% दे डोंट नो हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। हमारा स्टेट दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज में क्या है, हाउ टू एग्जामिन। हमारा जोर है टेस्ट, सेशंस, एग्जामिनेशन, उसी में सब टाइम जा रहा है। इसके ऊपर बिल्कुल किस चीज़ का टेस्ट लेते हैं, नॉलेज का ना, बच्चे की नॉलेज का। नॉलेज तो आप इम्पार्ट कर नहीं रहे, क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन एग्ज़ाम के ऊपर जोर है, और ऊपर से ये भी है कि पास भी सबको करना है। और हमारी ऑटोनॉमी का और हाल देखिए कि कल से एग्ज़ाम है, 15 तारीख से 13 तारीख को आप दाखिला दे देते हैं। जब डीन या चेयरमैन लिखता है कि साहब इसकी तो अटेंडेंस भी 2 दिन पहले तो आया है, इसका क्या करें, कि नहीं एग्जाम में बैठने दीजिए, हम इसकी कॉपी रोक लेंगे। अरे जो हिम्मत आपकी रोकने की, आपने दाखिला दिया 2 दिन पहले, वही इलीगल था, फिर आप कॉपी रोक लेंगे? आप इम्तहान में तो रोक नहीं पा रहे। जब इम्तहान दे लिया उसकी कॉपी भी चेक हो गई। अटेंडेंस की बात आप 75% करते हैं, आप 0% अटेंडेंस पर सबको सेंड अप कर रहे हैं, तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? आपको माहौल आपको बनाना है। आप कहते हैं बच्चे क्लास में नहीं आते, वो यूँ नहीं आते कि आप पढ़ाते नहीं। जो अच्छे टीचर हैं पढ़ाते हैं, उन्हें तो ढूंढ करके बच्चा ढूंढता है कि कब क्लास है। आप डिपार्टमेंट में 1 घंटा बैठ नहीं रहे। सीनियर टीचर्स के लिए टीचिंग लोड इसलिए कम होता था कि वो बैठेंगे, रिसर्च करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। आप तो 1 घंटा भी डिपार्टमेंट में, आप तो गए, क्लास लिया, गाड़ी से 5 मिनट लेट पहुंचे, 5 मिनट पहले छोड़ा, उसी गाड़ी से बैठ के घर आ गए, कोई पूछने वाला नहीं। तो आपको डिपार्टमेंट में मिनिमम 40 घंटे बैठना चाहिए। 40 घंटे यू शुड बी इन द डिपार्टमेंट। तीसरी बात,
यूनिवर्सिटी में 10 या 12 प्रिंसिपल्स हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, बोथ पॉलिटेक्निक्स, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज एंड स्कूल्स। कोई भी प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी में परमानेंट नहीं है। ना इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ना मेडिकल कॉलेज में है, ना आपका डेंटल कॉलेज में है, ना तिब्बिया कॉलेज में है, ना गर्ल्स कॉलेज में, ना पॉलिटेक्निक्स। तो आप यहाँ के स्टाफ ने भवंडा मचा रखा था कि साहब वाइस चांसलर का क्यों नहीं नाम आ रहा, पैनल भी चला गया, क्यों नहीं एक्शन गवर्नमेंट ले रही। आप इसकी बात कभी नहीं करते कि परमानेंट प्रिंसिपल हो। क्योंकि वो जो एडहॉक होता है प्रिंसिपल, एडिशनल चार्ज देते हैं, उसे आप मैनिपुलेट कर लेते हैं जैसे चाहे, और वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, चूँकि वो तो एडहॉक है। तो वाई डोंट यू अपॉइंट रेगुलर वाइस चांसलर, रेगुलर प्रिंसिपल्स। और ये टीचिंग पोस्ट इतनी खाली क्यों होती है? बार बार डिपार्टमेंट में 10-10 क्या ऐसे भी डिपार्टमेंट्स है कि 18 साल तक कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई। अब कुछ डिपार्टमेंट में 1 साल में आपने 2 भी करा दी। ये अब की बात नहीं, ये 50 साल से जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। कभी आपको गलतफहमी ये हो कि ये वाइस चांसलर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने तो फिर भी आते ही जाने कितनी सिलेक्शन कमेटी करा दी, कितने लोगों को रेगुलर कर दिया। तो ये वाइस चांसलर जिम्मेदार नहीं, उसके लिए आपके डीन्स और चेयरमैन जिम्मेदार है। वो सोचते हैं कि ये अभी से 2 साल हुए, इसे परमानेंट करना इस काबिल है नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी फेस करे, लिहाजा 4-6 साल ना होने दो, इसे टेम्प्रेरी एडहॉक चलाइए, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में ये भी एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊँ कि एम में 3rd डिवीज़न, अब चूँकि लिखा हुआ है गलती से या सोच समझ करके कि मिनिमम 50% होने चाहिए लेक्चर होने के लिए, ये बात है 40 साल पहले। तो वो तो यहाँ लेक्चर नहीं हो सकते थे, लिहाजा उन्हें लेक्चर कहीं राजस्थान या मध्य प्रदेश किसी कॉलेज में बना दिया। रीडर के लिए कोई ऐसी मिनिमम कोई बंदिश भी नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के 1st क्लास हो या 2nd क्लास हो। तो वहाँ 2 साल वो लेक्चरर है, यहाँ लाके डायरेक्ट रीडर अपॉइंट कर दिया। ये सब हुआ है। तो देखिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम ये ना कहें कि फला जगह भी ये हो रहा है। अरे वहाँ हिंदुस्तान में मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज हैं। आप क्लेम भी करते हैं कि हम तो लीडर हैं कौम के, तो कौम को अच्छा बनाइए ना, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। एनी हो, बहुत बिटर है लेकिन सच है। अगर पिछले पैनल में देखिए जो भाग दौड़ कर रहे थे लोग, पैनल में तो ठीक 5 लोग आ गए थे इसी से, लेकिन 20 लोग ऐसे थे कि जो प्राइमरी स्कूल में होने के काबिल नहीं, लेकिन वाइस चांसलर के लिए कैंडिडेट्स थे। वो लोग थे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, हर तरह के करप्शन के। दे वर इन द क्यू, दे वर एक्सपेक्टिंग टू बी द वाइस चांसलर ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाहर के लोग हैं, हमारे एलुमनाई हैं, बड़ी मदद करते हैं। तो जिम्मेदारी है उनकी भी कि वो भी वॉच करें। सिर्फ ये नहीं कि वाइस चांसलर को वहाँ इनवाइट करें, खूब एंटरटेन करें, इस उम्मीद पर कि जब हम अलीगढ़ जाएंगे तो वो हमें चाय पर बुलाएंगे और हमारे कहने से 1-2 दाखिला कर देंगे। दाखिले तो होने ही चाहिए, आपके होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जहाँ हम में कमी है उसे भी आप पॉइंट आउट करिए। चूँकि आपकी आवाज़ में ज़्यादा दम है, आप ईमानदारी के साथ बोल सकते हैं। तो ये मुझे कहना था आज के उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।